हेलो दोस्तों, आज अपना इंटरव्यू क्लास का ये फोर्थ क्लास है। पहले हम 1 2 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आप वो क्लास मिस कर दिए हैं तो आपको वो सब क्लास जो भी कंटिन्यू चल रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर देख के आप क्लास 1 2 और 3 देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होता है सेफ्टी इंटरव्यू के लिए वो पूरा कवर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और कोई भी क्लास मिस ना हो। यहाँ पे आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, 10 क्लास तक पूरा जाएगा। ठीक है ना। ये सेशन जो अभी चल रहा है ये 10 क्लास तक जाएगा और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं 31st क्वेश्चन के बारे में। 31st क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं, व्हाट इज द कंट्रोल एरिया। ठीक है, कंट्रोल एरिया क्या होता है? एनी एरिया वेयर द रेडिएशन डोज इज मोर देन 0.75 MREM पर एच या 7.5 माइक्रोसीवर्ट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई एरिया जहां पर रेडिएशन डोज आपको मोर देन 0.75 मिली रैम या माइक्रोसीवर, ठीक है ना, इतना अगर ये रेडिएशन डोज उस एरिया में पाया जा रहा है तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एरिया बोलते हैं। यहां हम देख रहे 32 नंबर में, व्हाट इज अ जीजर मीटर। जीजर मीटर क्या होता है? इज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द रेडिएशन डोज। रेडिएशन सर्वे मीटर भी इसको बोलते हैं। रेडिएशन सर्वे मीटर बोलते हैं और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेडिएशन डोज मापते हैं कि रेडिएशन डोज अभी कितना चल रहा है। जो बैरिकेड जो किया हुआ है या रेडियोग्राफी टेस्टिंग चल रहा था वहां पर रेडिएशन डोज कितना चल रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम जीजर मीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसी का दूसरा नाम रेडिएशन सर्वे मीटर भी हम बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्म बैच। फिल्म बैच वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेडियोग्राफी जो हम करते हैं रेडिएशन सोर्स के यहाँ पे जब हम जाते हैं तो फिल्म बैच बहुत ही क्या बोलते हैं वहां बहुत ही मतलब इसका यूज बहुत अच्छा है और फिल्म बैच वहां पे होना ही चाहिए। ये क्या है, जो भी क्रू मेंबर वहां पे काम करता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। दिस बैच इज वर्न बाय द पर्सनल हु आर एक्सपोज टू रेडिएशन ड्यू टू देयर नेचर ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे क्या बोलता है ना, वो आदमी इसको पहनता है जो अपने नेचर ऑफ ड्यूटी की वजह से एक्सपोज होता है रेडिएशन से। ठीक है ना, रेडिएशन के अंदर में उसको काम करना पड़ता है क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, जानते हुए कि ये हमारे लिए खतरा है लेकिन फिर भी वो काम करता है तो उस आदमी को वो पहनाया जाता है फिल्म बैच। एंड दिस इज प्रोसीड टू कैलकुलेट द रिसीव्ड रेडिएशन डोज। और ये क्या प्रोसीड करता है, ये रिसीव्ड रेडिएशन डोज वो कितना रेडिएशन अपने अंदर ले लिया उसको वो कैलकुलेट करता है फिल्म बैच के साथ ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड नॉर्मली 1 मंथ ऑफ एक्सपोजर। 1 महीने तक के वो पीरियड में जो काम करता है नॉर्मली 1 मंथ का वो रहता है 1 महीने पर, लेकिन ज्यादा एंगेज होने के बाद 15 डेज पे कभी हम चेक करते हैं लेकिन नॉर्मली जो 1 मंथ पे उसका डोज चेक किया जाता है। जब 1 महीने तक वो रेगुलर उस एरिया में काम कर लेता है रेडिएशन डोज वाले रेडिएशन सोर्स वाले एरिया में तो वहां पर क्या है वो फिल्म बैच पहने रहता है तो उसका वो क्या है चेक किया जाता है। फिर वो पता चलता है वो कितना डोज अंदर ले लिया रेडिएशन का। वहां पे फिर डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है अभी ये कंटिन्यू यहाँ पे काम कर सकता है या इसको रिलैक्स करने की जरूरत है। वो क्या क्या खाने वगैरह के लिए भी बताता है डॉक्टर, तो उसको फिर फॉलो किया जाता है। यहाँ हम 34 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, व्हाट इज डिक्के चार्ट। डिक्के चार्ट क्या है? ये सब क्वेश्चन जो है ये रेडियोग्राफी से रिलेटेड है। जब हम एक्सरे करते हैं साइड पे वेल्डिंग जॉब जब हम करते हैं तो उसका ज्वाइंट चेक करने के लिए जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो ये डिक्के चार्ट ये सब क्या रेडियोग्राफी के टाइम में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिक्के चार्ट क्या होता है? इज द चार्ट शोइंग द चेंजिंग ऑफ द रेडियो एक्टिविटी of an isotope by losing mass by decay in the certain period of the regular interval of the time। यहाँ पे क्या बोलता है ना, ये चार्ट जो शो करता है हमको रेडियो एक्टिविटी ऑफ आइसोटोप, जो लॉस करता है अपना मास तो वो उसके चेंजिंग क्या आता है ना, जब हम रेडियोग्राफी करते हैं तो वहां पर जो उसमें चेंजिंग आता है तो वो चेंजिंग को वो शो करता है बाय डीके इन द सर्टेन पीरियड रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। जो टाइमिंग उसमें दिया रहता है, जैसे हम वहां पर टाइमिंग होता है कि ये रेडियोग्राफी करना है इसका इस वेल्डिंग का एक्सरे करना है तो उसमें एक टाइम होता है कि 15 मिनट 20 मिनट इसमें लगेगा, हाफ एन आवर से लगेगा। तो उस रेगुलर इंटरवल टाइम में जो
वो टाइम होता है, उस टाइम में डीके चार्ट में शो ऑफ करेगा रेडियो एक्टिविटी, कितना डोज ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं, पूरा वो डीके चार्ट में शो करता है। यहां हम देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, हु इज एन ऑथोराइज एक्सपोज पर्सन। एक्सपोज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन कौन होता है? ही इज वन हु गॉट फॉर्मल ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ सील्ड सोर्स एंड एक्सरे इक्विपमेंट यूज इन इंडस्ट्री रेडियोग्राफी। वह आदमी होता है जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग उसके लिए लिया रहता है, उसको पता होता है एक्सरे वगैरह का सोर्स सील्ड के बारे में ट्रेनिंग लिया रहता है, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं? जो यूज इन इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल करता है इंडस्ट्रीज में जाकर, तो उस आदमी को हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज और एक्सपोज पर्सन हम लोग बोलते हैं। 36 नंबर में देख रहे हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन बास्केट। मैन बास्केट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होता है? इट शुड बी डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, है पार्टी सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या बोला? वो एक डिजाइन अच्छे से डिजाइन किया गया हो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड होता है मैन बास्केट का, उस स्टैंडर्ड पर वो डिजाइन किया गया हो। और यहाँ पार्टी सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। टू गाइड रोप्स डैमेज फ्री लिफ्टिंग गियर्स, जो भी लिफ्टिंग गियर्स होता है वो सब डैमेज वगैरह से फ्री होना चाहिए। टू गाइड रोप्स वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। द लोड बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी रिटन ऑन मैन बास्केट। मैन बास्केट पे वो कैपेसिटी लिखा होना चाहिए कि कितने कैपेसिटी मैन बास्केट पे हम लोड कर सकते हैं। कभी 1 टन 2 टन 5 टन का मैन बास्केट अलग अलग स्टैंडर्ड पे होता है, तो वो उस पर लिखा होना चाहिए कि इसका कैपेसिटी कितना है। साइकिल विथ क्वार्टर पिन ओनली टू बी यूज, यहाँ पे साइकिल्स होना चाहिए, उसके साथ वो पिन जो हम यूज करते हैं साइकिल में, कि उसका जो लॉकिंग पिन बाहर नहीं निकले, तो वो भी वहां पे क्वार्टर पिन ओनली उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट अगर आप चेक करते हैं और फिलफिल है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। विजुअल इंस्पेक्शन आपको देखना है, फिजिकल उसका कंडीशन देखना है, कोरेडेड वगैरह है कि नहीं, ये सब भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उसका होना चाहिए, उस पर विजुअल होना चाहिए कितने कैपेसिटी का ये मैन बास्केट है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड से वो बना होना चाहिए। उसमें जो भी हम रिगर लिफ्टिंग गियर यूज करते हैं वो सब सर्टिफाइड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए, कोई भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। साइकिल हम जो भी यूज करेंगे तो उसमें क्वार्टर पिन हम यूज करेंगे लॉक करने के लिए, कि वो बाद में उसमें से निकले नहीं, ठीक है ना। तो ये सब रिक्वायरमेंट अलग से है, लेकिन नॉर्मल जो ये रिक्वायरमेंट आपको दिखना चाहिए वहां पे, फिर हम मैन बास्केट इस्तेमाल कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ सीलिंग आर इंस्पेक्टेड। सीलिंग को हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उसका इंस्पेक्टेड कैसे होता है? ऑल सीलिंग मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर एवरी यूज। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे सीलिंग का, वेब सीलिंग हो या वायर ऑफ सीलिंग हो, कोई भी सीलिंग का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो एवरी इस्तेमाल से पहले उसका विजुअल इंस्पेक्शन होना जरूरी है। एंड पीरियडिकली इट शुड बी इंस्पेक्टेड थ्रूली and shall be rejected if found where on third of the original outside the diameter of the outside individual wires service corrosion distortion linking क्रशिंग बर्ड केजिंग ब्रोकन वाइस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है ना, अगर जो आप जो भी है उसका इंस्पेक्शन एक तो हम एवरी यूज पे करते हैं, फिर उसका पीरियडिकली इंस्पेक्शन होता है, जैसे एवरी 3 मंथ हो या 6 मंथ हो या 1 ईयर पे, जो भी प्रोसीजर के हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जितना भी रिगिंग इक्विपमेंट होता है वो सब का होना चाहिए। फिर उसका डायामीटर वगैरह हम चेक करेंगे कि डायामीटर एकदम अपने कंडीशन में होना चाहिए, वो फैला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई भी वायर वगैरह निकला नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कोरिजन नहीं होना चाहिए, जंग नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है ना। क्रशिंग वगैरह दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। केजिंग ब्रोकन वायर्स, ऐसा कुछ भी वहां पर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, सब अपने कंडीशन में होना चाहिए और अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। फिर क्या है ना, वायर ऑफ सीलिंग को ये सब प्रोसीजर के तहत, ये सब प्रोसीजर को हम फॉलो करके वायर ऑफ सीलिंग को हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना। 38 नंबर हम देख रहे हैं, द टाइप्स ऑफ क्रेन। टाइप्स ऑफ क्रेन में क्या है ना, मोबाइल क्रेन एक होता है, क्रॉलर क्रेन होता है, एक टावर क्रेन होता है, एक ओवरहेड क्रेन होता है। ये क्रेन जो है 4 टाइप्स मेनली वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्रियल। ये 4 टाइप्स का क्रेन मेनली हम लोग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। 39 नंबर में देख रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ क्रेन। पार्ट्स ऑफ क्रेन क्या क्या क्रेन का पार्ट्स होता है उसके बारे में भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। तो बूम, स्लिंग,
शैकी, फ्लाइंग जीप, एंटी ब्लॉक, आउटरिगर, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, पुल्ली, वेब सीलिंग, LMI लोड मूवमेंट इंडिकेटर, ये सब क्या है ना उसका मेन पार्ट है क्रेन का, ठीक है ना। मेन पार्ट से क्रेन का बूम सीलिंग जो होता है वो, शैकी जो होता है, फ्लाइंग जीप जो हम लोग सबसे टॉप पे इस्तेमाल करते हैं, एंटी टू ब्लॉक हम लोग सीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी मटेरियल का लिफ्ट करते हैं तो एक ऑटोमेटिक वहां पे क्या है ना, वहां तक जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा आपका, उससे ज्यादा ऊपर हम नहीं कर सकते कि वो क्या है ना बूम में वो मटेरियल ना टकरा जाए, इसकी वजह से हम लोग एंटी टू ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। आउट ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम करंट का इस्तेमाल करते हैं तो आउट ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं उसका बैलेंस बनाने के लिए। 4 लेग होता है, वो 4 लेग को एकदम लेवल में अच्छे से बाहर में हम निकाल देते हैं आउट ट्रिगर को, और फिर क्या है ना क्रेन उस पर बैलेंस बनाता है, पूरा लेवल होना चाहिए। उसके नीचे में हम प्लेट इस्तेमाल करते हैं, वो लोहे का होता है, कभी वुडन होता है, तो वो प्लेट इस्तेमाल करते हैं कि क्रेन का वो लेवल बना रहे, वो अपना कैपेसिटी बना सके। मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट होता है कि एक ज्वेलरी होस्ट होता है, 2 होस्ट कभी कभी क्रेन में हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों होस्ट जो सीलिंग होता है उसी को, कभी मेन होस्ट एक होता है, एक ज्वेलरी होस्ट होता है, 2 होस्ट इस्तेमाल करते हैं। वेब सीलिंग हो गया, वेब सीलिंग जो उसमें लगा होता है वो हो गया। LMI लोड मूवमेंट इंडिकेटर होता है, ये सब क्या है ना एक क्रेन का पार्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रेन लिफ्टिंग, क्रेन लिफ्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, ये एक सेफ्टी ऑफिसर को जानना बहुत जरूरी है। क्रेन पोजीशन ऑफ फर्म एंड लेवल ग्राउंड, क्रेन पोजीशन सबसे पहले क्रेन को हम जहां पर लगाएंगे वो लेवल ग्राउंड होना चाहिए, अच्छे से उसका पोजीशन विथ वुड पैड्स, जो अभी हम बात किया है उसके नीचे में आउट रिगर के नीचे में वुड पैड्स लगाते हैं और स्टील प्लेट्स दोनों कुछ भी लगा सकते हैं। आउट रिगर्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड, टायर्स आर ऑफ द ग्राउंड, टायर्स जमीन से ऊपर होना चाहिए और आउट रिगर्स जो है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए, पूरा आउट रिगर चारों एकदम बराबर से खुला होना चाहिए। सर्टिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए एंड रिगर आर अवेलेबल, सेफ लोड इंडिकेटर इज वर्किंग, द चेक लिस्ट फील्ड बाय कंपिटेंट पर्सन, जो भी हम क्रेन एक्टिविटी करेंगे तो चेकलिस्ट उसका फिल करेंगे। सेफ लोड इंडिकेटर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, रिगर अवेलेबल होना चाहिए, सर्टिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए, और ये जो हम कुछ बात की आउट रिगर के बारे में, क्रेन का कंडीशन जो है जहां पे हम खड़ा करेंगे वो लेवल के बारे में, तो ये सब वहां पे अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। तो ये आज का 4th क्लास का टॉपिक था, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक था, इसमें रेडियोग्राफी के बारे में बात किया गया और क्रेन के लिफ्टिंग के बारे में अभी स्टार्ट हुआ है, जो 3-4 क्वेश्चन अभी हम बात किए हैं। और यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रेगुलर क्लास में हम बात करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि और भी अपडेट आपका कोई मिस ना हो। और पहले वाला वीडियो आपका छूटा हुआ है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कंटिन्यूअसली वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।